नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन लेटेस्ट डेवलपमेंट यूएसए ने इंडिया को एक बार फिर से करेंसी मैनिपुलेटर की वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ आपके सामने है ब्लूमबर्ग क्विंट की, इंडिया बैक ऑन यूएस ट्रेजरीज करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट। इनफैक्ट इस न्यूज़ में केवल इंडिया के लिए ही नहीं है, ये साथ में इंडिया के साथ में थाईलैंड और साथ में ताइवान, इन दोनों को भी करेंसी मैनिपुलेटर की वॉच लिस्ट में डाल दिया गया है। इनफैक्ट यही नहीं, इसके साथ ही में दो कंट्रीज और हैं जिनको कि करेंसी मैनिपुलेटर घोषित कर दिया गया है, विच आर स्विट्जरलैंड एंड वियतनाम। यहाँ पर हम इस पूरी चीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे कि आखिरकार करेंसी मैनिपुलेशन होती क्या है। ऑल्सो बात की जाएगी कि करेंसी मैनिपुलेटर किसको घोषित किया जाता है, क्या क्या क्राइटेरिया है जो कि यूएसए ने यहाँ पे बनाया हुआ है, एंड ऑल्सो बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है यदि किसी कंट्री को वॉच लिस्ट पे रखा गया है या फिर उसको करेंसी मैनिपुलेटर घोषित कर दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी क्वेरीज को आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को जरूर डाउनलोड करें फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और इस ऐप पे फिलहाल चल रही है द बिग क्रिसमस सेल। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2021 वाले की, तो पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन के नाम से कोर्स है, इसको आप जरूर बाय करें। इससे आपका तैयारी काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकती है। राइट, सो बिफोर वी बिगिन, सबसे पहले आपको करेंसी मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखिए, करेंसी मैनिपुलेशन में होता क्या है, अगर हम इस कॉन्सेप्ट की जड़ तक जाएं तो बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए दो कंट्रीज़ हैं, एक इंडिया है और दूसरा यूएसए है। अब इंडिया अपने रुपी को मान लीजिए इंडिया वीकन कर रहा है, यानी कि डॉलर के संदर्भ में वो रुपी की वैल्यू को कम कर रहा है। तो इसका फ़ायदा इंडिया को किस तरीके से होता है, जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स होते हैं टू यूएसए वो काफ़ी बढ़ जाएंगे, बिकॉज अब रुपी सस्ता हो चुका है। तो जो लोग यूएसए से सामान मंगवा रहे हैं, जो यूएस में लोग हैं जो इंडिया से सामान को मंगवा रहे हैं, उनको अब सामान काफ़ी सस्ते में पड़ेगा। इंडिया को यहाँ पे अपनी करेंसी वीकन करने का फ़ायदा क्या हुआ कि उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ चुके हैं यूएसए के लिए। लेकिन इसमें यूएसए को नुकसान क्या हुआ कि उनका जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के साथ वो बढ़ जाएगा। ये बिकम्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यूएसए। नाउ ये बेसिकली इस चीज़ की जड़ है कि अगर आप अपनी करेंसी को वीकन कर रहे हैं, लोकल करेंसी को, अपने एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इसको कहा जाता है करेंसी मैनिपुलेशन। ये होती कैसे है? अब इसको करने के लिए किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो यहाँ पे डॉलर्स को बाय करता रहता है इन ऑर्डर टू क्रिएट आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी ऑफ डॉलर्स इन दी फॉरेक्स मार्केट। इस केस में क्या होगा, इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, यानी कि इस केस में आरबीआई, वो क्या करेगा, मार्केट से डॉलर को उठाता रहेगा। और जब वो मार्केट से डॉलर को उठाता रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो इसका मतलब क्या है कि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो लोकल करेंसी है उसकी डिमांड कम हो रही है और उसका यहाँ पे प्राइस कम हो जाएगा, जिसके चलते उसके एक्सपोर्ट्स और सस्ते हो जाएंगे और कंट्री के एक्सपोर्ट्स और कॉम्पिटिटिव और बेहतर हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम करेंसी मैनिपुलेशन कहते हैं। इसके अगर आप उदाहरण लेना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल सा उदाहरण है। ये पिछले साल की खबर है, 6 अगस्त 2019 की। आप देख सकते हैं बीबीसी न्यूज़ ने इसको कवर किया था कि यूएस ने ऑफिशियली लेबल किया चाइना को एक करेंसी मैनिपुलेटर। उस टाइम पे जो यूएस का ट्रेजरी के सेक्रेटरी हैं यूएस के, उन्होंने अगस्त 2019 में इसको लेबल इसलिए किया बिकॉज उस टाइम पे चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट था वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। यानी कि चाइना एक बहुत ही बड़ा ट्रेड सरप्लस एंजॉय कर रहा था विज़वी द यूनाइटेड स्टेट्स, और इसके चलते यहाँ पे इसको करेंसी मैनिपुलेटर घोषित किया गया। वो अलग बात है कि उसके बाद जनवरी 2020 में आके यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इस पर्टिकुलर लेबल को इनसे हटा दिया, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ के आपस में एक ट्रेड डील हो चुकी थी, जिसके चलते ये लेबल यहाँ से हटा दिया गया था। खैर, अगर हम बात करें कि यूएस का ट्रेजरी डिपार्टमेंट करेंसी मैनिपुलेटर घोषित करने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, तो वो आपके सामने है। इसमें 3 क्राइटेरिया आते हैं मुख्य रूप से। जो पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि किसी भी कंट्री के साथ यूएसए का जो ट्रेड सरप्लस है वो 20 बिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 20 बिलियन से ज़्यादा क्राइटेरिया है, 20 बिलियन से ज़्यादा ट्रेड सरप्लस है, तो ये पहला क्राइटेरिया बन जाता है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि उस कंट्री ने फॉरेन करेंसी को लेके कोई इंटरवेंशन की होनी चाहिए, या फिर कोई ग्लोबल करंट अकाउंट सरप्लस को लेके कोई इंटरवेंशन की होनी चाहिए जो कि उसकी जीडीपी से 2% से ज़्यादा हो।
तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर वो कंट्री फॉरेन करेंसी की परचेज कर रही है विच इज अगेन टोटलिंग एटलीस्ट 2% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी, ये तीसरा क्राइटेरिया है, यानी कि वो फॉरेक्स की मार्केट में जाके डॉलर को खरीद रही है जो कि एटलीस्ट 2% हो उस कंट्री की जीडीपी का। ये 3 क्राइटेरिया हैं। अगर ये तीनों क्राइटेरिया मीट हो जाते हैं, ठीक है, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, अगर ये तीनों क्राइटेरिया मीट हो जाते हैं उस केस में कंट्री इज लेबल्ड एज करेंसी मैनिपुलेटर, यानी कि उसको घोषित कर दिया जाता है कि इन्होंने यहाँ पे करेंसी के साथ कोई छेड़खानी की है। अगर 3 में से कोई भी 2 क्राइटेरिया मीट होते हैं तो उस केस में कंट्री इज केप्ट ऑन द वॉच लिस्ट। आई होप आपको अब अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेंसी मैनिपुलेशन और यूएसए इसको किस आधार पे रखता है। ऑल्सो ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये क्राइटेरिया इस हिसाब से रखे गए हैं कि जो यूएसए का करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो उनका ट्रेड डेफिसिट है, वो एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें कि वंस एक कंट्री या फिर कोई इकोनॉमी इस लिस्ट पे आ जाती है तो वो कितने समय तक उस लिस्ट पे रहती है, सो वो वहाँ पे रहती है फॉर एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव रिपोर्ट्स, यानी कि जब तक अगली 2 रिपोर्ट्स नहीं आती तब तक इस लिस्ट में उस कंट्री को रहना पड़ता है। और अगर वो कंट्री यूएसए को प्रूव नहीं करती कि हमने इन चीज़ों को अब सुधार लिया है, उस केस तक उस कंट्री को यहाँ से नहीं हटाया जाता। लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है इसमें वियतनाम और स्विट्जरलैंड, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्राइटेरिया को मीट कर रहे थे। सबसे पहले तो जो वियतनाम और स्विट्जरलैंड का जो ट्रेड डेफिसिट है, सॉरी ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ, यानी कि वियतनाम इतना एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, आप सोच भी नहीं सकते। वियतनाम का जो ट्रेड सरप्लस है इट इज़ ऑलमोस्ट 55 बिलियन के आसपास है और स्विट्जरलैंड का जो ट्रेड सरप्लस है वो 27 बिलियन के आसपास है। क्राइटेरिया क्या था कि कम से कम 20 बिलियन होना चाहिए। इसके बाद दूसरा क्राइटेरिया था कि यहाँ पे फॉरेन करेंसी की इंटरवेंशन 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वियतनाम की जो इंटरवेंशन है वो 5% के आसपास है, स्विट्जरलैंड की इंटरवेंशन 14% के आसपास है। सो क्योंकि ये सभी क्राइटेरिया मीट होते हैं इसलिए वियतनाम और स्विट्जरलैंड को यहाँ पे इस रिपोर्ट में करेंसी मैनिपुलेटर घोषित कर दिया गया है। रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि वियतनाम की जो इंटरवेंशन है वो बेसिकली इसलिए कर रहा है सो दैट उसको एक ट्रेड एडवांटेज मिल सके। स्विट्जरलैंड के केस में ये बताया गया है कि वो इसलिए कर रहा है सो दैट वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की एडजस्टमेंट अपने फेवर में कर सके। ठीक है, ये कहानी है वियतनाम और स्विट्जरलैंड की। वाई रीजन इज वेरी वेरी सिंपल। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते जो व्यापार का फ्लो है वो काफ़ी हद तक कुछ कंट्रीज़ के फेवर में चला गया है, स्पेशली जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग हब्स बन रही हैं। सो मैक्सिमम वहाँ से सामान एक्सपोर्ट हो रहा है और यूएसए जैसी कंट्रीज़ को सामान इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जिसके चलते यूएसए को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। नाउ इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इम्पैक्ट में क्या होता है कि उस कंट्री को उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में कम से कम 2 आने वाली रिपोर्ट्स तक रखा जाता है। इसके अलावा जब एक कंट्री को डेजिग्नेट कर दिया जाता है करेंसी मैनिपुलेटर तो कोई एज सच पेनल्टीज नहीं होती, लेकिन जो बाकी कंट्रीज है ना दुनिया में, वो कंट्रीज का भरोसा उस पर्टिकुलर कंट्री में थोड़ा कम हो जाता है। अब वियतनाम और स्विट्जरलैंड में कुछ बाकी कंट्रीज का जो भरोसा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिकॉज इस रिपोर्ट के अनुसार उनको करेंसी मैनिपुलेटर घोषित कर दिया गया है। ऑल्सो इट इज़ पॉसिबल कि आगे जाके वियतनाम के ऊपर कुछ व्यापार से संबंधित शुल्क भी लगाए जाएं, जिसको हम टैरिफ बोलते हैं, वो भी यहाँ पे लगाए जा सकते हैं, सो दैट वियतनाम के साथ जो ट्रेड सरप्लस है वो थोड़ा सा कम किया जा सके। नाउ इसके बाद आती है मॉनिटरिंग लिस्ट, जिसके अंदर इंडिया को इंक्लूड किया गया है। सो मॉनिटरिंग लिस्ट में राइट नाउ एट प्रेजेंट 10 कंट्रीज इंक्लूड की गई हैं, जिसमें लेटेस्ट जो 3 कंट्रीज इंक्लूड की गई हैं वो ताइवान, थाईलैंड और इंडिया है। इसके पहले चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर और मलेशिया ऑलरेडी इस लिस्ट में एग्जिस्ट करती थी। रिपोर्ट ने यह कहा है कि इंडिया और सिंगापुर ने काफ़ी बड़े मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवेंशन की है इन एन एसिमेट्रिक मैनर, जिसके चलते मैनिपुलेटर का लेबल इनको भी दिया जा सकता है, लेकिन आज की डेट में हम इनको वॉच लिस्ट पे रख रहे हैं। इन्होंने कहा है डिड नॉट मीट अदर रिक्वायरमेंट्स टू वारंट अ मैनिपुलेटर लेबल, लेकिन आगे फ्यूचर में ये वाली संभावना भी रखी गई है। सो सवाल यही आता है कि वाई इज इंडिया बैक इन द मॉनिटरिंग लिस्ट अगेन? आई टोल्ड यू आउट ऑफ 3 2 क्राइटेरिया मीट होने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले तो जो इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो 20 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर चुका है। इंडिया enjoys a very huge surplus when it comes to USA। करंटली जो ट्रेड सरप्लस है इंडिया के केस में वो 22 बिलियन का है। तो पहली चीज़ तो हुई ये, ठीक है। दूसरी चीज़, यूएसए ने यह भी कहा है कि इंडिया का सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाके, यानी कि आरबीआई फॉरेक्स मार्केट में जाके काफ़ी भारी मात्रा में
डॉलर्स को खरीद रहा है, जिसके चलते इनका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या हो रही है, रुपी वीकन हो रहा है, जिसके चलते एक्सपोर्ट्स इंडिया से सस्ते हो रहे हैं और यूएस में जो एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं उसका फ़ायदा इंडिया को मिल रहा है। यहाँ पे द नेट परचेज है फॉरेन एक्सचेंज की, इट इज़ नाउ 64 बिलियन या फिर 2.4% ऑफ जीडीपी, और हमने बताया था कि ये 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इंडिया ने उसको एक्सीड किया है। सो बेसिकली ये 2 कारण हैं जिसके चलते इंडिया को वापस मॉनिटरिंग लिस्ट में रखा गया है। नाउ ये चीज़ अब हो सकता है कि बदला जाए। देखिए अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ आखिरी दिन है, सो आखिरी दिनों में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी जल्दी में, काफ़ी तेज़ी में चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इट इज़ हाईली पॉसिबल कि जब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी जनवरी के एंड में, तो हो सकता है कि ये मैनिपुलेटर लेबल्स थोड़े से बदले भी जाएं। इनफैक्ट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी नॉमिनी, जो अगली सेक्रेटरी नॉमिनी है जैनेट येलेन, उन्होंने कहा है कि ये फाइंडिंग्स शायद बदली जाएं आगे आने वाले समय में। फिलहाल के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ आई होंगी, स्पेशली द बेसिक्स रिगार्डिंग करेंसी मैनिपुलेटर एंड करेंसी मैनिपुलेशन। With that, I take your leave. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.